एक चीज़ बड़ी तेज़ी से वायरल हुई। लोग अभी देखे होंगे राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, लेकिन क्या ही किया जाए, खुद के ही धर्म के लोग ऐसा कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है। किसी भी कम्युनिटी को इतना बदनाम करने की क्या ज़रूरत है। तो कह रहे हैं इन लोगों की ऐसी सज़ा दी जाए ना कि दोबारा कोई करे ना, लेकिन क्या करेगा, छूट ही जाएंगे सब। बड़े लोग के साथ के हैं सब। नहीं बताओ कि नाम है ताहिर सिंह, पता नहीं और कौन सी सिंह नाम है, और बता दें कि नहीं ये जुबैर है तो ये अहमद हैं, उस नाम पे आप लोग बना के ईमेल आईडी भेज रहे हैं। बताइए उससे वो कम्युनिटी नहीं दिक्कत होगा। कम से कम कुछ तो सोचिए आप लोग कि नहीं हम क्या कर रहे हैं। हाँ? पैदा कर रहे हैं। सर कल हमें देख रहे थे इंटरव्यू उसमें पूछा कि जो मुसलमान पे बोला वो वीडियो वाला पूछा कि आज तक हमको ऐसा कोई बात या ऐसी घटना बताइए जो मुसलमानों की वजह से हुई हो। ना ही मतलब राजीव गांधी को मारे, ना ही इंदिरा गांधी को पैसा लेकर कोई और भागा पाए, कोई और लूट रहा है, नेतागिरी को और कोई और कर रहा है। जितना भी सब कुछ हो रहा है हिंदू ही कर रहा है। मुस्लिम ऐसा कोई ऐसी घटना नहीं जो मुस्लिम के नाम पे हो। उससे पूछा फिर उसमें कुछ बोले सही में सर ऐसा ही है, मुसलमान क्या किए हैं। ये हम लोगों के दिमाग में लोग बैठा दिए हैं कि ये लोग ही ऐसे हैं। बस एक मुद्दा आता है इन लोगों का, बस एक मुद्दा आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि आप न अंग्रेजों से जीत पाए न मुगलों से लड़ पाए, और अपने अपने से गाँव में कुछ लोग होते हैं बेहया टाइप के होते हैं। बेहया गाँव में कुछ बेहया टाइप के होते हैं, जब जीत नहीं पाएंगे ना तो लथेरपन बतियाते हैं सब। सही बता रहे हैं, वही स्थिति इन लोगों की भी है। ये लोग ना अंग्रेजों से जीत पाए उतना, 300 साल वो सब राज किए, मुगल सब इतना राज किए, उससे भी पहले तुगलक वंश वगैरह के सब शासन किए, गुलाम वंश के सब शासन किए, उससे पहले के सब। लेकिन ये लोग जब उन सबों से नहीं जीत पाए, हारते ही चले गए, उन लोगों का हम लोगों पे ही कब्जा रहा, उसी चीज़ को ये लोग बदनाम करने के लिए अब कहते हैं कि नहीं अब हम हैं, अब हमारी हम पावरफुल है, हम शक्ति वाले हैं। और आप शक्ति वाले एक्चुअली हैं नहीं। और जिस नाम को लेके हम लोग इतने उतावले होते हैं, उस नाम का आप प्रयोग देख लीजिए कहाँ होता है। वो व्यक्ति कैसा था, वो भगवान का ही रूप थे, लेकिन वो कैसे थे, मर्यादा लगता है, मर्यादा लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और आप लोग अपनी मर्यादा देख लीजिए, यही मर्यादा है, यही मतलब सम्मान है। कभी उन्होंने आज तक देखे होंगे आप लोग रामायण, कभी उन्होंने कम्युनिटी की बात ही नहीं की है, कभी किसी धर्म की बात ही तो किए ही नहीं होंगे वो। अगर भगवान थे तो उनको भी तो मालूम रहा होगा कम्युनिटी होगी यहाँ पे, जो पूरे विश्व को जान रहा है, उन्हें भी तो मालूम रहा होगा ना। ठीक है, लेकिन आप लोग सिर्फ एक कम्युनिटी को लेकर इतना बदनाम कर रहे हैं, जब कुछ नहीं है। हमारा शासन इतना तगड़ा है कि लोग 1% कुछ ना कर पाए। लोग क्यों कहते हैं कि पुलिस का हाथ लंबा है, पुलिस का हाथ कानून का हाथ लंबा है, क्यों कहते हैं? वो पुलिस वाले जानते हैं कि हमें किसको किस टाइम गिरफ्तार करना, कब कर लेंगे हम, और सबको जानते हैं कौन बदमाशी करता है। अच्छा कैसे जान जाते हैं? वो रोज़ छुड़वाने आते हैं थाना पर, जानते नहीं हैं? थाना पर रोज़ छुड़वाने जाएंगे, अब जानेंगे नहीं कि क्या करते हैं इनकी क्या क्रेडिट है। लेकिन क्या करना, उनको भी भाई अपने से थोड़ा मतलब है, उनको भी अपने आप को बचाना है, उनको भी डर है, उनको अपने गन का यूज करना है गवर्नमेंट के आदेश पे, और ये बिना गवर्नमेंट के आदेश के करेंगे, तो जान बचाना है। लेकिन ऐसा थोड़ा कि आप किसी इस तरीके का आप लोग काम करके ईमेल आईडी दूसरे के नाम से बना के आप लोग किसी भी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं। इससे आप खुद के धर्म को बदनाम कर रहे हैं। जान देखिए, उनको ये लगा कि हमने उनके धर्म को बदनाम किया, लेकिन इससे आपके धर्म की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। आप खुद सोचिए थोड़ा सा कि आपने उनके धर्म को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन आपका ही धर्म खुद बदनाम हो गया। कि मतलब आपके जो हिंदू भी लोग हैं उनके अंदर भी ये मानसिकता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। सोचिए, उनके अंदर भी ये मानसिकता आती है, आपके अंदर ये तो भावना आई नहीं चाहिए। और सोचिए कि आप हिंदू होके आप जो लेख लिखे थे वो आपके दिमाग में आया था ना, वो एक मुस्लिम के दिमाग में आया होगा मानते हैं, लेकिन उसने लिख के उसको बाहर नहीं किया। अब जो चीज़ बाहर ही नहीं आई उसके बारे में आप क्या जानते हैं? लेकिन आप एक हिंदू होके आपने ये लिख दिया कि नहीं राम मंदिर को उड़ाया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, उनके अध्यक्ष को मारा जा सकता है, इनको मारा जा सकता है। आप लोगों ने अपने दिमाग का यूज किया है खुद हिंदू होके, यानी आप खुद अपने कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए अपने ही धर्म का प्रयोग कर रहे हैं। अब वहाँ पे आप सोच लीजिए वो तो अलग है। ठीक है, ये उनको थोड़ा समझ में आया होगा,
ये तो हम लोग सिर्फ अंधे पड़े हैं धर्म में। और देख ही रहे हैं 2024 का चुनाव आया, धकाधक मतलब पूरा धर्म पे चलेगा, खूब धर्म पे चलेगा। ये देखिएगा इस बार का चुनाव, अभी सरकार 2-3 दिन पहले हम पढ़ रहे थे पेपर में, 3-4 दिन पहले से, 5 दिन पहले से, उससे भी पहले से एक दिन आता था कि पेट्रोल कम होने वाला है, पेट्रोल सस्ता होने वाला, पेट्रोल का दाम सस्ता होने वाला 10 रुपया। कल या परसों हरदीप सिंह पुरी बोल दिए कि पेट्रोल का दाम सस्ता ही नहीं होगा। रूस पहले कच्चा तेल जो देता था हम लोगों को, जो तेल हम लोगों को देता था रूस, पहले जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो उस समय रूस अपनी इकोनॉमी संभालने के लिए हमसे व्यापार किया डॉलर में, चाहे हमारे ही पैसे में किया, अपनी इकोनॉमी संभालने के लिए। और आज वो हमको महंगा तेल दे रहा है, तो कहाँ से सस्ता करेंगे? चुनाव में वादा कर दिए हैं लोग कि नहीं हम इतना सस्ता करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। खुद की कम्युनिटी लोग ज़बरदस्ती बदनाम कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि नहीं। अरे आप वही लिखिए, आप वही चीज, अगर आपको यही करना था तो आप उनके खिलाफ उनका लिखे होते। अगर आपको यही करना था तो आप उनके खिलाफ उनका लिखे होते, वही उनका ही बन के, तो उनके की बदनामी हुई होती। आप ही हैं उनका बन के अपना ही बदनाम कर रहे हैं। नहीं, लोग कहते हैं कि अपने ही तकलीफ देने वाले होते हैं, ठीक है। दूसरों को क्या पता कि हमें किस बात से तकलीफ होती है, ठीक है। दर्द देने वाले अपने ही हैं, दूसरों को कभी नहीं पता होता है कि आपको किस बात से तकलीफ हो जाएगी। दूसरा का क्या जानता है कि आपको किस बात से तकलीफ होगी? उस दूसरा धर्म वाला क्या जानता है हमारे बारे में? हम क्या जानते हैं उनके धर्म के बारे में, किस बात से हम आहत होंगे? लेकिन ठीक है, चलता है, ठीक है। लेकिन ये सही नहीं है, ये सही नहीं। जो अभी ये राम मंदिर का उद्घाटन होगा, गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अगर 1000 पुलिस वाले होंगे वहाँ पे तो 20 मुस्लिम पुलिस वाले होंगे वहाँ पे, ड्यूटी लगेगी ही लगेगी। ठीक है, कल हम लोग पढ़ा दिए थे कि ये निर्वाचन की मांग क्यों हुई थी, चुनाव क्यों हो, कोई तो रीजन हो। ये चीज़ हमें सोचना होगा, ये चीज़ हमें सोचना होगा। भले एसएससी वाले ना सोचें, एसएससी वाले पढ़ लें कि भाग 15 में है निर्वाचन आयोग, भले वो लोग अलग सोच लें, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। हाँ, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या हम बिना निर्वाचन के काम अपना नहीं चला सकते थे? जिस निर्वाचन के लिए आज कम से कम लाखों करोड़ रुपया खर्चा होता है। अरे 2019 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा में 70,000 के 80,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था उस चुनाव के लिए, सबका वेतन देने के लिए, सभी अधिकारियों का, सभी कर्मचारियों का, जितने स्टाफ थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, सबका वेतन देने में, इन लोगों का कुछ प्रचार कराने में सब 60 से 70,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था। तो आखिरकार उस 60 से 70,000 करोड़ रुपये खर्चे करने का क्या मतलब है? आखिरकार हम क्यों निर्वाचन कराएं? आप सुन ही रहे होंगे आप लोग कि शायद ये लोग करा लें 10 साल के लिए उस चुनाव को, क्योंकि जो खर्चा मेंटेन होता रहे, ज़्यादा ना हो। लेकिन एक ठो जो लोकतांत्रिक तरीका है वो तो छिन जाएगा ना। तो लोकतंत्र के लिए हम लोगों ने अपने यहाँ निर्वाचन को लाया, जिसमें जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो बोले हैं जनता के लिए जनता द्वारा शासन। लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा, शायद वही है। हाँ, ठीक है। तो अब हमें ज़रूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि हमने लोकतंत्र को जिंदा रखें। अब 1926 में कोई मांग किया कि हमें निर्वाचन का अधिकार चाहिए, ठीक है, हमें अपना राजनीतिक अधिकार चाहिए। किसी ने 1931 में मांग कर दिया कि नहीं, हमें वोटिंग का अधिकार चाहिए, हमें वोटिंग चाहिए, हमें वोट मारना है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हमें इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी कि जितने भी छोटे कास्ट के लोग थे, इनका प्रतिनिधित्व जो है सही से नहीं हो पा रहा था। हम आपको समझाए थे कि जो अमेरिका था, बताई थी चीज़ ना, कि जो अमेरिका था, अमेरिका में यही सिस्टम था ना कि अगर एक गोरा वोटिंग करेगा तो उस पर 4 काले लोग करेंगे। बताई थी चीज़, यानी हमारे यहाँ इससे बुरी स्थिति थी।
हमारे यहाँ तो इससे बुरी स्थिति थी। यहाँ भी मान लीजिए अमेरिका में आज भी काले लोगों को दबा के मार दिया जाता है। आज भी काले लोगों को पुलिस वाले दबा के मार देते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है जानते हैं? हमारे यहाँ किसी को पेशाब कर दिया जाएगा, किसी का खाना ही नहीं खाया जाएगा, किसी को देगा तुम अछूत हो, तो तुम ये हो, तुम छोटी जाति के हो, तुम निचली जाति के हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। हमारे यहाँ ये होता है और अमेरिका में ये होता है। तो इन सभी चीज़ों का कोई ना कोई चाहिए ना। जिस भीमराव अम्बेडकर को बाहर बैठाया गया, पढ़ाया गया, पानी नहीं पीने दिया गया, आखिरकार उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? उसके लिए भी तो कुछ चाहिए ना। आखिरकार अगर हम तानाशाही पे आ जाते तो फिर हमारे जो छोटे जाति के लोग थे वो तो फिर उसी में फंसे रह जाते ना। वो लोग तो उसी में फंसे रह जाते कि नहीं? तो फिर आखिरकार कोई तो कोई हमको उनके लिए निर्धारण करना था ना। आज जो लोग बड़े थे वो लोग तो बड़े रजवाड़े थे ही, और आज भी जो लोग बड़े हैं बड़े ही हैं। आज भी लोग जो बड़े हैं बड़े ही हैं। कहाँ गरीबों को भरने दिया जा रहा है? शायद हम एक दिन आप लोगों को बताए हो कि मैं स्टेशन पे खड़ा था एक दिन, तो स्टेशन का जो जाली होता है, जो साफ होता है पटरी का, उसके दोनों साइड सीवर बना होता है। ट्रेन वगैरह धोते हैं या पानी वगैरह स्टेशन पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो उस सीवर जो होता है उससे पानी जाता है। उस सीवर के ऊपर लगी है जाली, कहीं स्टेशन पर जाएंगे सीवर के ऊपर जाली लगी है, ठीक है। हम देखें कि वो जो साफ कर रहे हैं वो छोटी जाति के लोग साफ कर रहे हैं। आपके जो गटर साफ करते हैं छोटी जाति के साफ करते हैं। आपका जो बाथरूम होता है ना, जो बड़े घर के लोग हम लोग हैं, हम क्या है मतलब एक बात बता रहे हैं, जो बड़े घर के लोग हैं वो अपना बाथरूम जो साफ कराते हैं छोटी जाति को बुला के कराते हैं। तुम अपना बाथरूम साफ नहीं कर पाते हो? और एक बड़े जाति का क्या वो पटरी साफ नहीं कर सकता है? कि पटरी पे पेंटिंग नहीं कर सकता है? वो कर सकता है, लेकिन क्यों? छोटे हैं हम ना, हम इसी के लिए बने हैं। तो उन सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, उनके लिए कौन लड़ेगा? इस चीज़ के लिए हमें जरूरत पड़ी निर्वाचन की। इस चीज़ के लिए जरूरत पड़ी कि आरक्षण दीजिए कि कितनी सीटें कहाँ पे आरक्षित होंगी। कहाँ पे 84 सीटें लोकसभा में चाहिए, कहाँ पे 47 सीटें किसकी, 84 SC की, 47 ST की। ये जो सीटें हमको चाहिए आरक्षित, ये क्यों चाहिए हमको? ये सब चीज़ें या ये निर्वाचन की मांग, ये सब इसीलिए हुआ। नहीं तो लॉर्ड माउंटबेटन के कहे आधार पे पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर तानाशाही वाले ऑप्शन को अपना लिए होते तो आज जितने भी लोग प्रधानमंत्री के पद पे बनते आ रहे हैं शायद न बनते। जो लोग प्रधानमंत्री को गलत इतना ठहरा देते हैं शायद न ठहरा पाते। जिसका विजन 1951-52 में IIT, एम्स, बड़े बड़े बहुउद्देशीय परियोजना नदी में बढ़ाएंगे आज बनाना, उनका विजन था, उनको इतना गलत ठहरा दिया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जम्मू कश्मीर वाले भाग को ये कह दिया कि छोड़ दो, जाने दो। और एक तरीके से देखा जाए तो हमने खुद जम्मू कश्मीर में अपना हक जमाया है। एक तरीके से देखा जाए तो हम ये नहीं करें कि हमारा नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो कि हमने खुद उसमें हक जमाया है। जब ब्रिटेन वाले यहाँ से गए थे तो वो सब बोल के गए थे कि आपके जो रियासतें रहेंगी, जो आप में मिलेंगी उनको मिलाइएगा, जो आप में नहीं मिलेंगे मत मिलाइएगा। तो फिर ये तो हमारा अधिकार नहीं था ना कि हम उनसे जाए कहें कि आप मिला लो, हमारे में तुम आ जाओ। और जब वो अलग होने के लिए बोल रहा था फिर आप किस बेस पे कर सकते थे? हम विपक्ष में नहीं हैं, हम एक बात रख रहे हैं अपनी। अब आप उस इंसान को इस बेस पे गलत ठहरा देते हो और आज तक उसकी पत्नी का नाम कोई नहीं जानता है। शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का नाम उसी बताया था आप लोगों को, शायद उससे पहले ना जानते होंगे आप कि उनकी पत्नी का नाम क्या है, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री की पत्नी का नाम जानते होंगे आप लोग। उनकी पत्नी का नाम होता है? नहीं होता है चर्चा। देखिए पहले प्रधानमंत्री हैं, 16 से 17 साल प्रधानमंत्री रहा है बंदा, लेकिन कभी चर्चा नहीं होती है। उसकी पत्नी को ट्यूबरक्लोसिस हो गया लेकिन कभी उसकी चर्चा कभी नहीं होता है। उसने खुद की पत्नी को दवा कराने नहीं ले गया, अपनी लड़की को इंदिरा गांधी को भेजा, उसकी चर्चा कभी नहीं होती है। उस बंदे ने सिर्फ एक काम कर दिया कि जम्मू कश्मीर वाले भाग को अलग कर दिया। ये लोग गलत मानते हैं। सर क्यों नहीं चर्चा होता उसके विषय आप सोचे? चर्चा देखिए सर उनकी पत्नी इलाहाबाद कोठे की है, आप पता कर लीजिए। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, आप पता कर लीजिएगा। वो कोई भी हो, देखिए वो कहीं की भी हो, हम इस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते उनके लिए, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हम उनके लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन कभी क्यों चर्चा नहीं हुई हमें जानना चाहेंगे। इस चीज़ की चर्चा होनी जरूरी है। सर अब ये पता कर लीजिएगा राहुल गांधी के पिताजी कौन
सर इन लोग का इतिहास से बहुत बड़ा है। नहीं, वो आप फिर नहीं, आप वो आपकी पॉलिटिक्स हो गई, वो आपकी पॉलिटिक्स हो गई, वो आप अपने नज़रिए से देख रहे हैं, वो आप अपने नज़रिए से देखिए, आप अपने पॉलिटिक्स से देखिए, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो पढ़ाना है, हमें जो बताना है, हम तो आपको उस तरीके से बताएंगे, क्योंकि जो इतिहास में पढ़ाया जाएगा हमको आपको बताना ही है। हम पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं देखेंगे कभी किसी को, क्योंकि हमारा वो दायित्व नहीं है। नहीं सर, उनका इतिहास पढ़ाया जाता है कांग्रेस का। ठीक है, हमें उनका नहीं बताया जाएगा ना, हम क्यों पॉलिटिक्स में जाएं, हमसे क्या मतलब है। सर किसी इतिहास में ये थोड़ी लिखा हुआ है, सब ये चीज़ें ये लिखी नहीं होगी। आप भले अपने से बनाए क्या, दूसरे से सुन के क्या बात की हमारे यहाँ पता है किसी इतिहास से नहीं, ये चीज़ें जो शब्दों का प्रयोग है, ये कभी किताबों में नहीं लिखा मिलेगा, या किसी के पिता का क्या नाम है ये आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, जो एक्चुअली उनके पिता सरकार हटने के बाद भले लोग कुछ भी करें, अभी मोदी जी की सरकार है, इनके लिए कोई बहुत बात है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को सब नहीं मानेंगे, ये चीज़ें वो नहीं मानेंगे। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों के लिए आखिरकार हमें कहीं ना कहीं निर्वाचन की ज़रूरत थी। उसके लिए हमें वोटिंग का अधिकार चाहिए था। तो किसी ने 1926 में मांग किया कि हमें राजनीतिक अधिकार चाहिए, किसी ने 1931 में मांग किया कराची अधिवेशन कि हमें जो है वोटिंग का अधिकार दीजिए, हमें राजनीतिक अधिकार चाहिए, हमें चुनाव लड़ना। क्योंकि हम देख रहे थे कि अगर हमें छोटे लोगों का प्रतिनिधित्व करना है तो हम इसी आधार पर कर सकते हैं। इस चीज़ को अपनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और हम कल स्टार्ट किए थे निर्वाचन आयोग, बहुत पहले सबको समझा चुके हैं। धीरे धीरे उसको लेके आना पड़ता है ना रोड पे, धीरे धीरे। जैसे स्लिप रोड नहीं होता है, स्लिप रोड से जब आप चढ़ेंगे तो धीरे धीरे आते आते साइड से तब आके हाईवे पे चढ़ते हैं। तो हर बार ऐसा नहीं है कि आप एक बार हाईवे पे चढ़ गए तो फिर दोबारा स्लिप रोड पे उतरना ही नहीं है। तो जितनी बार आपको हाईवे पे आना होगा स्लिप रोड पे से आना ही होगा। स्लिप रोड से आएंगे तब हाईवे आप चढ़ेंगे। तो वही काम यहाँ भी होता है, आप धीरे से स्लिप रोड पे आइए, क्यों निर्वाचन कैसे है, आप हाईवे पे चढ़ जाइए, आ जाइए निर्वाचन आयोग में। कल पढ़ा रहे थे आप लोगों को। आर्टिकल 324 में कहता है कि इनके कार्य क्या होंगे, ये कैसे नियुक्त होंगे, इनकी शक्तियाँ क्या होंगी, कहाँ तक के काम कर सकते हैं, ये आर्टिकल 324 कहता है। ठीक है, तो कल हम बताए थे कि जब हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, जब हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग का गठन किया गया तो 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हो गया। ठीक है, 25 जनवरी, जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो गया, उसके कुछ भाग लागू कर दिए गए। 15 से 16 भाग नहीं, अनुच्छेद बोला जाता है। 15 से 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। ठीक है, उसमें एक निर्वाचन का भी था। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग का जो गठन था हुआ 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसमें उस समय इसका अध्यक्ष कौन बनेगा, ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन बनेगा, उस समय जो निर्धारण किया गया था 25 जनवरी 1950 को, उस समय ये निर्वाचन आयोग जो है एकल सदस्यीय था। ठीक है, यानी उस समय अगर इसका कोई निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष था तो कोई एक होता था, उसमें जो सदस्य था निर्वाचन आयोग का एक था। लेकिन 25 जनवरी 1950 से लेके 25 अक्टूबर 1989 तक ये संस्था 25 अक्टूबर 1989 तक ये संस्था इसी रूप में चली। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन हुआ 1989 में। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में। और ये जो एकल सदस्यीय संस्था है इसको कर दिया गया त्रिस्तरीय, यानी इसमें अब 3 लोग रहेंगे। ठीक है, इसमें अब 3 लोग रहेंगे, जिसमें
एक रहेगा आपका अध्यक्ष, 2 अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, लेकिन फिर इसे चेंज कर दिया गया। फिर ये 1989-90 में ये फिर एकल संस्था हो गई। ठीक है, फिर ये एकल सदस्यीय संस्था हो गई। पहली एकल सदस्य थी, यानी उसका अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो एक ही होता था। लेकिन जब 61वां संविधान संशोधन 1989 में, बताना है दूसरा था, 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ क्या था, 21 वर्ष की उम्र को घटा के कर दिया गया 18 वर्ष। ठीक है, और जब 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, 21 वर्ष की उम्र को घटा के कर दिया गया 18 वर्ष। ये क्या था? ये था आपके मत देने का अधिकार। ठीक है, यानी आप 1989 से पहले जब तक आप 21 वर्ष के नहीं हुए होंगे तब तक आप वोटिंग नहीं करेंगे। लेकिन आज आप 18 वर्ष के होते हैं तो वोटिंग करने का अधिकार आपको दे दिया जाता है। आज आप 18 वर्ष के होते हैं तो आपको गाड़ी चलाने का अधिकार दे दिया जाता है। अभी तो एक नया रूल पारित हुआ है कि अगर 18 वर्ष से कम किसी भी बच्चे को गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाएगा तो वो जेल नहीं जाएगा, उसके बाप जेल जाएंगे। ये नया रूल आया है। ठीक है, ये बता रहे हैं, लेकिन ये खुद 18 साल की नहीं है। अगर बाई सर्टिफिकेटली देखा जाए तो 18 साल के नहीं है, लेकिन गाड़ी चलाते हैं और वो धीरे धीरे नहीं, खूब स्पीड में चलाते हैं। देख रहे हैं? तो ये जो मत देने का अधिकार है, ये 1989 से पहले 21 वर्ष का था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 हुआ तो 18 वर्ष कर दिया गया। अब 18 वर्ष से हुआ तो जैसे यूपी पुलिस में जो उम्र बढ़ाई गई धड़ाक से 3 वर्ष, तो कितने लोग बढ़ गए होंगे। उसी तरह जब 1989 में ये संशोधन हुआ, लोगों को वोट देने का जो सिस्टम था बढ़ गया, लोग बढ़ गए, संख्या बढ़ गई। अब उन सबों को संभालना था। एक ही सदस्य है, एक ही अध्यक्ष है, एक ही सदस्य, उसका कौन उसको देखेगा, कितना बार देखेगा। इसीलिए इसको त्रिस्तरीय कर दिया गया, यानी 3 लोगों का कर दिया गया। ठीक है, जब 3 लोगों का किया गया तो फिर इन लोगों को कुछ सूझा, इन लोगों ने फिर कर दिया इसको एकल सदस्य। इन लोगों के पास है पावर। ठीक है, एकल सदस्य हो गया। फिर क्या कि फिर पगलाए सब 1993 में फिर कर दिया 3 वाला। और तब से यही व्यवस्था चल रही है। तब से आज वर्तमान में 3 सदस्य हैं। इसमें निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य हैं। एक होता है, एक अध्यक्ष हैं, 2 अन्य सदस्य हैं। वर्तमान में अध्यक्ष राजीव कुमार हैं। ठीक है, ये जो हैं पहले जो थे सुकुमार सेन थे। ठीक है, पहले मुस्लिम जो थे YK कुरैशी, YY कुरैशी थे, शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी, ये मुस्लिम थे पहले। ये भारत के पहले निर्वाचन आयोग के हैं। ये वर्तमान में हैं। इससे पहले नहीं, सॉरी, ये है आपके पहले, जो पहले निर्वाचन आयोग बना, ये वर्तमान में है। इससे पहले, इनसे जस्ट राजीव कुमार से पहले सुनील अरोड़ा थे। ठीक है, इनसे जस्ट पहले सुनील अरोड़ा थे। वर्तमान में राजीव कुमार हैं। सबसे पूछ देगा कि सबसे पहला निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष सदस्य कौन था, सुकुमार सेन थे। अगर पूछ दिया कि पहले मुस्लिम चुनाव आयोग कौन थे, तो YY कुरैशी, शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी थे। ठीक है, इतना हुआ। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, इनकी नियुक्ति करते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति करते हैं
राष्ट्रपति। अब ये पद पे कितना रहेंगे? क्या ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे या इनका पद फिक्स है? सबसे पहले तो इनका कार्यकाल या तो 6 वर्ष का होगा या तो 65 वर्ष का हो जाए। ये आज तक समझ में आया कि नहीं? आ गया समझ में? बिल्कुल ना। लोगों को जो जल्दी समझ में आता नहीं है, या तो आप अपनी ड्यूटी कर लीजिए 6 साल, ये आप अपनी ड्यूटी कर लीजिए 6 साल, या तो आप अपनी उम्र पूरा कर लीजिए 65। अगर उम्र 6 साल से अधिक बचा रहेगा तब तो नहीं लेगा ना, बस 6 साल ही तक रहेगा। हाँ, आप या तो 6 साल आप ड्यूटी कर लीजिए, या तो कम है ठीक है। तब कर पाएंगे। आप या तो आप मान के चलिए कि 62 साल में हुए, तब तो आप 3 साल रहेंगे, लेकिन आप 56 साल में हो गए तो 62 साल में रिटायर हो जाएंगे, तो आपके लिए तब ये नियम लागू नहीं होगा। यानी या तो आप अपना 6 वर्ष ड्यूटी कर लीजिए या तो 65 वर्ष उम्र पूरा कर लीजिए, दोनों में से कोई एक, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। जब राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं तो हटाने का भी तो अधिकार इन्हीं के पास होगा, ठीक है। जैसे हम आप लोगों को पढ़ाए थे राज्यपाल, महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल पढ़ाए थे सबने। ये लोग काम करते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल, महान्यायवादी, ये लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। यानी राष्ट्रपति जब चाहेगा तुरंत लतिया के भगा देगा। राज्यपालों को लतिया देगा, महान्यायवादी को भी लतिया देगा। काहे कि राज्यपाल अगर थोड़ा सा भी काम केंद्र के सरकार के पक्ष में नहीं किए, राज्यपाल इतना आप लोगों को पढ़ाए थे कि इतना पढ़ाए थे जैसे विवाद कैसे कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या वजह है, क्यों विधेयकों को रोक लिया जा रहा है, ये सब बताए हैं, इसीलिए इतना लेट हुआ है, ठीक है। तो राज्यपाल हो चाहे महान्यायवादी हो, वो लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब इच्छानुसार। नियुक्ति कौन कर रहा है इन लोगों की? राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन ये उनके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। अब वहीं पे देख लीजिए, ये जो हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जितने भी न्यायाधीश होंगे, हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, यूपीएससी के अध्यक्ष, चुनाव आयोग के अध्यक्ष, जितने भी अध्यक्ष हैं, इनकी भी तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इनकी भी तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन ये इनके प्रसाद पर्यंत काम नहीं करते हैं। इनका कार्यकाल निर्धारण है, किसी का 6 से 65 है, किसी का 6 से 62 है, ठीक है। तो उनका कार्यकाल निर्धारण है, यानी ये जब नियुक्त हो जाएंगे, तो इनको इनके पद से राष्ट्रपति हटा नहीं सकते हैं, डायरेक्ट लतिया के भगा नहीं सकते हैं, लेकिन इनको जब्बा होगा राज्यपाल, महान्यायवादी, इन लोगों को जब्बा होगा तब लतिया के भगा देगा। क्यों? प्रधानमंत्री के हिसाब से काम नहीं करेंगे। लेकिन वो बताइए कि अगर उसमें से एक को प्रधानमंत्री के हिसाब से काम करने लगेंगे, ध्यान लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, यूपीएससी के अध्यक्ष, चुनाव आयोग के अध्यक्ष, अगर एक को उसमें से प्रधानमंत्री के हिसाब से चले तो फिर भारत में लोकतंत्र रह जाएगा। वो लोग विधि के हिसाब से चलेंगे। इसमें तो निर्वाचन में पर्याप्त प्रश्न रहता है ना? नहीं, कैसे प्रसाद पर्यंत रहेगा? अगर प्रसाद पर्यंत रहेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी को पसंद नहीं कि ये लोकसभा, ये चुनाव आयोग का अध्यक्ष सही नहीं है, हटाओ तो इसको, ये हमारे मुताबिक काम नहीं कर रहा है। चुनाव नहीं होना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि चुनाव ना हो और राष्ट्रपति कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होना इस बार, जबकि पूरा निर्धारण शक्ति इन्हीं के पास है। चुनाव कब कराना है, कैसे कराना है, कहाँ परिसीमन कराना है, पढ़ाएंगे आगे, कहाँ कराना, कैसे कराना, ये इन्हीं के हाथ में है। तब तो ये कह देंगे डायरेक्टर नहीं चुनाव कराओगे तो अगले 5 साल बाद होगा, देश में आपातकाल लागू है, ठीक है। इसीलिए ये प्रसाद पर्यंत काम नहीं करते हैं, इसीलिए इनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। क्योंकि अगर साधारण बहुमत से हटाना रहता तब तो सरकार हटा लेती, इसीलिए इनके लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
महाभियोग का मतलब 2/3 बहुमत से, और जिंदगी में आज तक कोई 2/3 बहुमत से न पारित हुआ न कोई हटा। ठीक है, इसे देखिए, जो लिखने वाले हमारे संविधान के निर्मात्री हैं वो बकलोल थोड़ा थे। ठीक है, वो लोग लिख के गए हैं कि नहीं, हम जो लिख रहे हैं इसे आने वाले समय तक पता नहीं कितने देर तक पढ़ा जाएगा। ये सब तो कुछ लिख दे रहे हैं, कुछ लिख दे रहे हैं, उसको वापस लेना पड़ रहा है। ले लिए इसका वापस तो लिए हैं, लेकिन ये कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं, कुछ गड़बड़ इसमें है, कुछ इसमें लागू तो आपका सीए भी नहीं हुआ है, वो तो 2019 का पारित है, आपका लागू तो सीए भी नहीं है। लेकिन हम कल देख रहे थे, वो जो है ऑटोमोबाइल्स वाला का अध्यक्ष, जो ट्रक ड्राइवर का कांग्रेस का, वो बोल रहा था कि नहीं, अभी ये मोदी जी जाने वाला राजस्थान में 5, 6, 7 को 2-3 दिन दौरा है, अगर राजस्थान में रहेगा तो जाम रहेगा, तो जाएंगे किसे? बाय रोड से उनको प्रचार करना है। लोकसभा का चुनाव आ गया अब ना, तो कहीं ना कहीं देखिए, लोकसभा का चुनाव आ गया, राजस्थान में लोगों की गड़बड़ है, समस्या। राजस्थान में ये लोग सरकार बना लिए हैं कि उन लोगों की बहुत बड़ी, मतलब समझिए किस्मत वाली बात है, उपलब्धि इन लोगों की है। हिल रहे हैं वहाँ राजस्थान में लोग लोकसभा को लेके, क्योंकि वसुंधरा राजे बहुत बड़ी पावरफुल महिला है वो। ठीक है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगी। वसुंधरा राजे मतलब महिला है, वो उसकी पुराने खानदानी जो थे राजवाड़े से है वो, तो उसका बहुत परचम रहता है वहाँ पे, कितना भी घोटाला कर दिया है लेकिन परचम रहता है उसका। जानते हैं, नहीं होता है गाँव लोग थोड़ा सा जो बड़े होते हैं कुछ गलत भी करते, लोग नजरअंदाज करते चलते हैं, तो वैसा ही उनका काम है। ठीक है, तो अब जो चुनाव होने वाला है, तो अब जाएंगे आप लोग, आप क्या भी आएंगे, इस बार थोड़ा जनवरी आ गया ना, धीरे धीरे कैंपेन शुरू हो जाएगा, प्रचार होगा, 2024 में चुनाव होगा, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। रील बनाए थे कि नियम बनने के बाद जान से लोग ट्रक के आगे चल लेते हैं। कल हाँ ब्रिजेश भैया लगाए थे कल। हाँ, स्टेटस हम देखे कल एक लोग कहा, तो बोल रहा था कि नया कानून बनने के बाद 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए देने के बाद लोगों की प्रक्रिया, तो ट्रक वाला के आगे अपनी 2 चक्का ऐसे से नचा रहा था। हमके सही बोला है। अच्छा, हमारे यहाँ के क्रिएटर भी अजीब हैं, कुछ भी बनाइए आप तुरंत क्रिएट करते रहे हैं सब। चुनाव नहीं रहा होता तो लागू करवा जबरदस्ती हो गया होता। कृषि बिल भी आपका लागू हो गया था, वो 22 का चुनाव था उत्तर प्रदेश का। कृषि बिल की वजह से एक बार कुछ दिन चल जाता है, ट्रांसपोर्ट के वगैरह नहीं चल सकता, एक हफ्ते में सरकार दिल्ली की हालत बुरी थी। तेल नहीं मिल रहा था, एकदम जब अग्निवीर ला सकते हैं लोग, क्योंकि तो बहुत अग्निवीर। देखिए, अग्निवीर जानते हैं, छोटे से पत्थर पर लात मारिए, एक छोटा सा पत्थर आएगा तो आप बच जाएंगे, एक बड़ा सा पत्थर आ जाएगा तो पूरा गड़िया छपाई जाएगी, बच जाएंगे। वह है, समझ लीजिए। कृषि बिल का मतलब वो बड़े पत्थर हैं, वो गिरेंगे तो घर आएंगे बहुत लोग, पता नहीं कितने जगह में आएंगे। अरे ये लोग, इनको वापस लेना पड़ेगा, ये जो अग्निवीर योजना लाए हैं ना, इनको ये वापस लेना होगा, आज चाहे कल या चाहे परसों। सबसे बड़ी बात थी कि भारत सरकार के पास पैसे नहीं थे, सबसे बड़ा रीजन है लोगों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, उनका पेंशन देने के लिए पेंशन देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, इसलिए इन लोगों ने अग्निवीर योजना लाए, और कुछ भी नहीं है। एक बार रिटायर हो जाने दीजिए, तब पता चलेगा इसका। हाँ, हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग प्रसाद पर्यंत ये ध्यान रखिएगा। हम इसलिए बार बार नहीं चिल्लाते हैं कि नहीं हमको शौक लगा, हम इसलिए कहते हैं दिमाग में बैठाए रहिएगा। वो पूछेगा कि नींद में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करेगा, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं मालूम तो कम से कम ये खोपड़ियाँ लगाइए कि ये कौन काम करते हैं, ये कौन सा काम करते हैं। हम जो हमसे गलती हुई है, हम नहीं चाहते कि आप उस गलती को करें। जो चीज़ हमें समझने में बहुत दिन लगा, हम नहीं चाहते कि आपको समझने में बहुत दिन लगे। किताब उठाएं और देखें, तुरंत समझ में आए कि नहीं ये चीज़ ये है, तुरंत समझ में आए, हम ये चाहते हैं। ठीक है, तो जब भी कहे कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं करता है और उठा के देगा, ये सब तो याद रखिएगा कि कौन करता है या कौन नहीं करता। कम से कम ये तो याद रख सकते हैं कि कौन कौन सा काम करता है, इतना तो खपड़े लगा ही सकते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो है प्रसाद पर्यंत काम नहीं करते, यानी इनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं, यानी राष्ट्रपति इनको जब होगा तब भगा नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी को परेशान किया जा सकता है, जैसे आरबीआई के अध्यक्ष उर्जित पटेल थे, इसमें शक्तिकांत दास हैं। उर्जित आर पटेल इससे पहले गवर्नर थे, ठीक, शक्तिकांत दास से जस्ट पहले वो गवर्नर थे। प्रधानमंत्री मोदी जी खाता में जितना पैसा बचा था ना, सब मांग रहे थे आरबीआई से।
परेशान हो के उर्जित पटेल छोड़ दिए उसको। वो गवर्नर का पद इनसे परेशान हो के छोड़े हैं, नहीं छोड़ने वाला नहीं थे वो, इनसे परेशान हो के छोड़ दिए। और शक्तिकांत दास आए हैं, इन्हीं के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो संभाल के रखे हैं। ठीक है, वो बोल रहे थे कि देखिए इस तरह काम करेंगे तो फिर भारत की इकोनॉमी डूब जाएगी। 200 लाख करोड़ का कर्जा होने वाला है भारत के ऊपर। 2014 में 54 लाख करोड़ था। ठीक है, नहीं हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, जो एक्चुअली चीज़ें तो बताना पड़ेगा ना। अभी तो इकोनॉमी आएगी तो कुछ सब बताना होगा कि कहाँ खर्चा कैसे किया। आखिर बजट पर आए तो इनका घोटाला बताएंगे ना, ये जो क्या कर रहे हैं। अरे हमारा ये कर्तव्य है इनको बताना, परम कर्तव्य, हम इनके बारे में क्यों नहीं बताएं। अरे ये हमारे टैक्स का पैसा खा रहे हैं ना, हमारे जैसा चिल्लाते 25 घंटा चिल्लाते तब ना समझ आता है कितना मेहनत करना पड़ रहा है। 52 करोड़ रोज का खर्चा कर रहे हैं, क्या करते हैं। एक सिर्फ एक देश के प्रधानमंत्री है, चाहे कोई भी हो, वो चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हो, उसमें कम खर्चा था लेकिन अभी है। तो ये लोग 52 करोड़ खर्चा करें किसके पैसे से। वो जो ड्राइवर है चला रहा है, 18 घंटे गाड़ी चला रहा है, वो 20,000 महीने पा रहा है, उसके पैसे से आप 52 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। तो हमारा ये हक है कि हम पूछेंगे आपसे, ये हमारा पूरा हक है और इसको जानना हमारा पूरा हक है कि नहीं, जानेंगे कहाँ पैसा खर्चा करना है। और इसी हम समझाते हैं कि देखिए किसी भी चीज़ को पॉलिटिकली किसी से भी मत बताइएगा, आप लोग कभी मत लीजिएगा। हाँ, आप जरूर सोचिएगा, आप जरूर सोचिएगा, अपने दिमाग में बैठाइएगा, देखिए ये कहाँ तक सही हो सकता है, कहाँ तक गलत हो सकता है। लेकिन किसी से चीज़ों पर बहस कभी मत करिएगा, क्योंकि जितना बहस करेंगे वो बात आगे जाएगी। क्योंकि आप भी कुछ बात रखेंगे, वो भी कुछ बात रखेगा। लेकिन ये हमारा कर्तव्य है। आज तो ये प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं रहे तो कल दूसरा कोई आकर फिर वही काम करेगा, वो चौथे दिन कोई और फिर काम करेगा वो। यानी हमारा पैसा लूटा जाएगा तो हमारा तो अधिकार होगा ना कि पूछें आपसे, तो हमारा अधिकार है भैया ये बताइए पैसा आपको इतना मिला था, कहाँ खर्चा कर रहे हैं। तो ये पूछना अधिकार है हमारा और पूछेंगे हम। ठीक है, और देखिए ये प्रसाद पर्यंत, यानी ये जो लोग हैं इच्छा अनुसार काम नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग इच्छा अनुसार काम करते हैं। यानी हम आपको कह दिए कि देखिए आज हम नहीं पढ़ाएंगे तो आप आज पढ़ने नहीं आएंगे। ठीक है, आप आज पढ़ने नहीं आएंगे, तो हमारी इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं ना। लेकिन कुछ कहीं बाउंडेशन हो जाता है कि अगर हम कह दिए कि नहीं आज रात ही को आके पढ़ना है, आपको रात ही का आके पढ़ना होगा। लेकिन कभी कभी ये होता है कि आप नहीं आएंगे पढ़ने, हमारा मानना पड़ेगा। तो ये बताइए, अभी तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम नहीं कर रहे थे, लेकिन ये भी तो छोड़ तो सकते हैं ना ये। यानी ये अपने मन से इस पद को छोड़ सकते हैं, त्यागपत्र दे सकते हैं। ये जो लोग हैं छोड़ दे भी सकते हैं, त्यागपत्र भी दे सकते हैं। लेकिन ये अगर इनको राष्ट्रपति लतियाना चाहते लतिया देगा, लेकिन इनको नहीं। तो ये छोड़ सकते हैं, त्यागपत्र दे सकते हैं, आकस्मिक मृत्यु हो सकती है, लेकिन राष्ट्रपति इनको प्रसाद पर्यंत काम नहीं करने दे सकता है। ये जब तक अपना कार्यकाल नहीं पूरा करेंगे तब तक हटेंगे नहीं। यानी डी.वाई. चंद्रचूड़ 5 साल अपने पद पर रहेंगे तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, 2024 में हटेंगे तो 2024 में ही हटेंगे वो, जब तक वो खुद से त्यागपत्र न दें। निर्वाचन आयोग राजीव कुमार जब तक अपने पद से न हटे, उनका कार्यकाल न पूरा होगा, उनको नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन अगर वो चाहें तो हट सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार नहीं हटाया जा सकता, लेकिन कभी कुछ गलत काम तो कर सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है उनके ऊपर मोलेस्टेशन का केस लग जाए, महिला शोषण का या किसी चीज़ का कोई घोटाला का आरोप लग सकता है सब। या हो सकता है कि राजीव कुमार जो इस समय अध्यक्ष हैं इसके चुनाव आयोग के, हो सकता है इस वर्तमान सरकार से पैसा ले रहे हैं, ये भी हो सकता है, उसमें पकड़े जाएं। तो कहीं ना कहीं इनको हटाने की प्रक्रिया तो होनी चाहिए ना। अगर हटाने की प्रक्रिया नहीं रहेगी तब तो ये अपने मन से कुछ करेंगे। इसी के लिए इनके लिए लाया जाता है, इनको हटाया जाता है उसी तरीके से जैसे मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ठीक है, इनको जो हटाने की प्रक्रिया है, जैसे CJI और यह हाई कोर्ट, ये CJ, ठीक है, ये CJ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे इन लोगों को हटाया जाता है। ठीक है, इसके जितने भी न्यायाधीश हैं, इसके भी जितने न्यायाधीश हैं, इनको जिस विधि से हटाया जाता है, किस विधि से हटाया जाता है, सब बढ़िया से पढ़ाए हैं। महाभियोग जैसे शब्द प्रयोग नहीं होता है, ये चीज़ होता है अच्छी तरीके से।
महाभियोग शब्द का जो प्रयोग होता है सिर्फ राष्ट्रपति के लिए होता है, इसलिए क्योंकि हमने महाभियोग का पद लिया है अमेरिका से, और अमेरिका में महाभियोग शब्द का प्रयोग राष्ट्रपति के लिए होता है। इसीलिए हम लोगों ने राष्ट्रपति के लिए जो महाभियोग शब्द का प्रयोग करते हैं वही प्रक्रिया इन सबों को हटाने के लिए लिए हैं हम लोग, लेकिन वहाँ पे हम लोग संसदीय विधि अपना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो शब्द प्रयोग करते हैं, कहते हैं इनको संसदीय विधि द्वारा हटाया जाएगा, यानी वो जो विधि होगी कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होगी, जो कभी होता ही नहीं है। जिसके पास ये हो जाएगा जिस दिन सोचिए, जिसको चाहेगा जैसे चाहेगा जब चाहेगा कर लेगा। यानी जिस वर्ष राजीव गांधी के पास 411 सीटें थी, सोचिए कि स्थिति क्या रही होगी। सोच लीजिए, राजीव गांधी के पास 411 सीटें थी लगभग, सोचिए कि उनके पास तो था ना 374 चाहता है। ठीक है, यानी इनको नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही है, राष्ट्रपति ही नियुक्त करेंगे, लेकिन प्रसाद पर्यंत नहीं, हटा नहीं सकते प्रसाद पर्यंत। ठीक है, लेकिन वो अपने से चाहे तो हट सकते हैं, चाहे तो त्यागपत्र दे सकते हैं, लेकिन उनको हटाने की भी प्रक्रिया कोई होनी चाहिए। तो अगर कि कभी कदाचार में पाए जाते हैं ये लोग, कभी कदाचार में पाए जाएंगे तो इनको महाभियोग द्वारा हटा दिया जाएगा, उसको बोलेंगे संसदीय विधि द्वारा। ठीक है, इनका वेतन वही है जो वेतन न्यायाधीशों का है, इनकी शक्ति वही होती है जैसे जो न्यायाधीश की शक्ति जैसे बराबर है। ठीक है, उसमें सभी न्यायाधीश बराबर होते हैं। जैसे मुख्य निर्वाचन आयोग होता होगा, हम बताए तो हैं, अभी नहीं बताए कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है इस समय, राजीव कुमार है, बाकी 2 अन्य सदस्य हैं, बताया ना। ये देख रहे हैं, बनाएगा लेकिन तीनों एक समान, ये देख रहे हैं, एक अध्यक्ष है, 2 अन्य सदस्य हैं। शक्ति दोनों लोगों की एक ही है, तीनों लोगों की शक्ति बराबर शक्तिमान, मतलब शक्ति जो है इस तीनों की बराबर है, लेकिन एक अध्यक्ष के तौर पे प्रेफरेंस दिया जाता है, इनको बराबर है, शक्ति वगैरह वेतन वगैरह सब बराबर है। जो गड़िया इनको मिलेगी वही इनको भी मिलेगा, जो वेतन इनको मिलेगा नहीं को मिलेगा, सबको भी मिलेगा, जितना छूट इनको मिलेगी वही मिलेगा, जो टेलीफोन इनको मिलेगा वो इनको भी मिलेगा, जो प्रावधान इनके लिए होगा सब प्रावधान इनके लिए भी होगा। लेकिन एक बना दिया गया है कि आप अध्यक्ष हैं, कुछ आपकी बातें मानी जा सकती हैं सीनियर के तौर पे। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक, तो इनको हटाने का अब जो इनका वेतन है वो जो न्यायाधीशों का वेतन होता है उसी के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ समझ आया, ये समझ आ गया कि निर्वाचन आयोग में कौन कौन हो सकता है। ठीक है, अब इनके कार्य देख लेते हैं क्या क्या करते हैं ये। ठीक है, इसे एसएससी पढ़ते हैं आप, ये पढ़ लिए आपने, बस काम खत्म। आप आएंगे डायरेक्ट 325 पे, पूछेगा क्या? पूछेगा यही कि कितने इसमें कितने वर्तमान सदस्य संख्या है, किस आयोग में है, इस संशोधन करके कौन से वर्ष किया गया। देखिए, अच्छा ये एसएससी है ना। अब आगे देखिए, वो नहीं बताएगा कि इनके कार्य क्या हैं। जैसे इनका काम है, जो निर्वाचन आयोग है, लोगों का निर्वाचन कार्ड बनाना। ठीक है, कार्य देख लेते हैं सबसे पहले। अरे जो चीज़ें एसएससी सीजल के लिए जब आप पढ़ेंगे ना, एसएससी सीजल के एक्चुअली जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर एसएससी सीजल का कोई बंदा पढ़ रहा है तो उसका जीएस तो वहाँ पे नहीं फंसेगा, वो तो पूरा मार जाएगा उसको। ठीक है, नहीं ये इतना ऑप्टिकल होता है, अभी ऑप्टिकल टिपिकल बोलते हैं, इससे कुछ बोलते हैं उसको। उसमें पूरा बताते नहीं, इसलिए कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, ये दिक्कत होता है। इसका कंसेप्ट क्लियर करने में 1.5 साल लग जाता है। देखिए, नहीं कहते हैं लोग कि आसमान से टपका खजूर पर लटका, जब भी ताके तो आसमान की तरफ देखिए। ना यूपीएससी में डीएम बने तो यूपीपीसीएस में एसडीएम तो बन ही जाएंगे, और ये एसडीएम बनेंगे तो 10 साल ऐसा काम करेंगे, ऐसे किसी व्यक्ति से पकड़ाव करेंगे, जैसे जिस दिन आप एसडीएम बनेंगे आपका मतलब वो ही अलग हो जाएगा। और किसी सरकार से, मतलब जो सरकार है वर्तमान में, बस जुगाड़ बना लीजिए, 10 से 12 साल के अंदर, इस 7 साल के अंदर डीएम बनते हैं ये लोग, 6 से 7 साल लग जाता है, आपको 12 से 13 साल लगेगा। 12 से 13 साल में किसी से इतना धाकड़ परिचय बनाइए, धाकड़ परिचय, उसका कुछ काम कर डायरेक्टर बनाएगा डीएम,
परिचय तो क्या होगा? नहीं तो परिचय से सरकार के ही पास है आपको प्रमोशन करने की शक्ति। सरकार ही आपको प्रमोशन देती है। आपको क्या लग रहा है? इसीलिए कह रहे हैं सरकार से पकड़ बनाएंगे। आखिरकार जो अधिकारी सब हैं, जो पुलिस वाले हैं, काहे डरते हैं इतने नेताओं से? काहे डरते हैं जानते हैं? इसीलिए कि ये सब जहाँ जाएंगे हमारा प्रमोशन रोक देंगे सब, कि शक्ति उन्हीं के पास दी गई है। ठीक है, जिसको प्रमोशन, जिसको बिल्ला जो बड़का लगाना, ये सब करेंगे, इन्हीं के कहने पे होगा। अरे कहाँ वो पिक्चर से कम समझा करिए आप लोग। दरोगा साहब ट्रांसफर चाहते हैं या यहीं पर आना चाहते हैं? अभी जो डीएम बोले हैं ड्राइवर तुम्हारे औकात के ऐसा ट्रांसफर करवा दिया गया, मतलब वो जो रूम होने आया था। देखिए वो सब पॉलिटिकल चीज़ें हैं, वो उनके लिए अलग बातें हैं। यहाँ पे भी आपका ट्रांसफ़र होगा या आप अपने पद पे जाएंगे तो आप उस पॉलिटिकल व्यक्ति के ऊपर जा रहे हैं। आप अपने काम के ऊपर 12 साल में कभी एसडीएम से डीएम नहीं बन पाएंगे, लग जाता है 20 साल, लग जाता है 20 साल। एक ठो यादव थे हमारे यहाँ थे, हमारे तहसील पे थे, विनोद यादव, पता नहीं क्या नाम, वो फांसी लगा लिए। खैर उनका घर लखनऊ में था, यहीं पे थे, एसडीएम थे हमारे यहाँ। बस उनका मतलब 2 ही साल बाद डीएम बनना था उनको, 1.5 साल 2 साल बचा था उनका, बन जाते डीएम। लेकिन जानते हैं कुछ घरवा में महिला ऐसा होती हैं सब ना, टेंशन में डाली रहती हैं सब, मतलब अलग टेंशन उन सबों का है, वो सब अलग टेंशन देती रहती हैं। आदमी यार कुछ और कर रहा है, सोचिए उतना पॉलिटिकल तो समाज को इलाके में ताकत रखते हैं, वैसे अपने नहीं जा रहा है। सर वही कहता है कि अगर लड़की हो गया, अगर ताजमहल ही बनवा दिया जाए तो कहेंगे सब कि तुम नहीं मजदूर बनाया। हाँ सही बात है। सही कहे हैं, तुम नहीं मजदूर बनाया, पैसा हमने लगाया, सब कुछ हमने किया, लेकिन ठीक है मजदूर बनाया है, कोई बात नहीं, जाओ तुम उसी मजदूर के साथ चले जाओ। चले जाओ। आप लोग आएंगे फिर ठीक है, मजदूर को बुलाने करके ले जाओ। सबसे बड़ी गलती सब में होती है। वो कहेगी जब कभी मैं पति पत्नी में झगड़ा होगा ना, तो कहेगी तुमसे अच्छा तो एक माटी फेंके वाला रहा, तो उससे अच्छा था ड्राइवर रहा, तो उससे अच्छा था एक ऊ रहत है, तो यूँ अपना कर देते हैं, तो उससे अच्छा था फलाना एक ऊ रहती, कम से कम ऊ करत, कम से कम उहे रहत, ऐसे रहत वैसे, मतलब गाँव में गाली दे देते हैं लोग कि तो उससे अच्छा तो उहे रह। ठीक है, हम कहते ये करने की ज़रूरत क्या है? हम देखिए, हम सिंपल बात जानते हैं यार, जो बातें आपके अंदर है आप उनसे कहिए कि देखिए ये समस्या हमारी है, और उनकी जो समस्या है वो आपसे कहें कि नहीं आप मेरी ये समस्या है। आप लोग एक दूसरे की बातें समझना चाहते नहीं हैं और एक दूसरे से दूरी बना के रखे हैं। कम से कम ये तो समझिए कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ क्रिएट हो रहा है प्रॉब्लम, क्या परेशानी आपको हो रही है, क्या हमको वो है अलग मुँह बनाई है। ये बेचारा आया काम कर गए, थोड़ा सा अच्छा कुछ कह दिलाने के लिए, अब बाई मिस्टेकली लड़का भूल गया। अगर लड़की कुछ कह दिलाने के लिए अब बाई मिस्टेकली लड़का भूल गया, आने दो घर आज, बस खाना लाना है, जाइए निकाल के खा लीजिए, खाना नहीं बनाया है, सही बता रहे हैं चीज़, जाइए निकाल के खा लीजिए, हम नहीं देंगे। अजीब अजीब तरीके का मतलब होता है इन लोगों का। बताइए मतलब वो व्यक्ति उतना खट किया जाए, वो व्यक्ति उतना खट गया है, कम से कम यार तुम उसको भोजन तो नहीं लाए, कल ला देगा। लेकिन ये समझेंगे क्या है, काहे नहीं लाए ये बताओ पहले, किसको ला के दिए हो, किसको दिए ये बताओ, काहे हम भूल गए थे। अच्छा इन लोगों का भी बर्थडे आ जाता है और बर्थडे में विश करना भूल जाइए यार, फिर देखिए तमाशा, बाप रे बाप, ऐसा लगेगा कि चंद्रयान लॉन्च होने वाला आज है, पूरा हल्ला हो जाएगा, नहीं आज विस्फोट हो जाएंगे महिला डिपार्टमेंट। हमको विश नहीं किया, हमको विश नहीं किया है हमारा। अच्छा हम लोग कभी कभी रील्स देखते हैं तो कहते हैं कि बगल वाली लड़की कौन सी साड़ी पहनी थी, ऐसी पहनी थी, क्या कर रही थी, ऐसी कर रही थी। तुमको सब मालूम है तुमको सब मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि मेरा बर्थडे आ जाए। हम कहते हैं तुम्हें पूछवा कह रही हो, कम से कम उसको ये एहसास दिलवा दो कि तुमको मेरे बारे में ख्याल नहीं है, तुम अपना पूछवा के ख्याल रखवाना चाहती हो, और चाहता ही नहीं कि पूछवा के ख्याल रखें। और देखें जानते हैं आदमी हैं जो मर्द है ना, ये बहुत मतलब अजीब टाइप के हैं, वो आपको बताएंगे नहीं कि आपको कितना केयर कर रहे हैं आपका। कभी ज़िंदगी में आदमी नहीं बताता कि हम आपका कितना केयर कर रहे हैं, महिला कहेगी, बार बार कहेगी हम आपका केयर करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, हम आपके बारे में इतना पूछते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं, ये करते हैं, वो बताएगी। लेकिन वो व्यक्ति काम करता रहेगा, लेकिन वो आपके बारे में सोचता है हर बार। और आप लोग हैं कह देंगे कि ऐसा रहता तो ठीक रहता,
हमारा मर्द ड्राइवर होता था ठीक रहता, कम से कम पूछता तो। अरे क्या पूछेगा, ड्राइवर पूछेगा आपको? सर कल ही भी न्यूज़ देख रहे थे, उसमें एक लड़की रहती है, बोलती है कि मेरा एक दोस्त अमन है, इसके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। और एक मेरा दोस्त है, इसके पास कुछ नहीं है, वो शॉपिंग नहीं करता है, मुझसे प्यार हो करता है, मेरा ख्याल हो सकता है कि जो मेरे पास उस लड़के के साथ चली जाती है, गाड़ी वाले के साथ, कि इसका होता है वो बताइए वो कहती थी कि हमको और क्या करता है, हमारे जान दे देगा, हमको शॉपिंग भेजने का हमारा ख्याल रखता है, लेकिन पैसा वाले के साथ चली जाती है, कि हमारा ख्याल रखता है कि पैसा इसके पास है, गाड़ी है। ऐसे जगह पे जाने पे लात खाती हैं लोग, ऐसे जगह जाने पे लात खाती हैं लोग। बिहार को वाली से सुने तो लड़कियां का इंटरव्यू लेते तो कहते हैं तो उन्हीं लड़कों में चॉइस करती है और रियल लोगों को बता रहे थे। ये सिर्फ लड़कियों के साथ थोड़ा है, ये बातें लड़कों के भी साथ हैं, ऐसा थोड़ा कि सिर्फ लड़की इसमें। वो जो अक्षय कुमार की एक मूवी है जिसमें 3 पुलिस वाले रहते हैं, तो अक्षय कुमार रहता है और रणबीर कपूर एक और कोई देखे होंगे, उसमें सिम्बा उसका नाम होता है, 3 पुलिस वाले रहते हैं। तो उसमें जब अक्षय कुमार उसको पकड़ता है तो लड़का कहता है कि सर इसको मत मारिएगा, सर इसको बहुत प्यार करती है, और लड़की से पूछता है तो कहता है कि कहती है कि सर इसको मार दीजिए, ये बहुत हरामी है, ये टूट जाता है वो जो सुनता है। अगर बातें छिड़ जाएं तो फिर वो इससे कहाँ मतलब है। जब बातें छिड़ी तो कहाँ है, नहीं कुछ नहीं है, तुम चलो उठा साइड। चलिए इधर आइए, देखिए अब शुरू हो रहा है ये मेन का, ठीक है, निर्वाचन आयोग के कार्य, ठीक है। अब इसके कार्य क्या है? निर्वाचन नामावली तैयार करना, ठीक है। इस समय शायद इंस्टाग्राम चला रहे होंगे आप लोग, तो एक ठो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ECI होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है, ये जो है इस समय वर्तमान में 2024 का चुनाव होने वाला है लोकसभा का, ठीक है। तो 2019 में जो चुनाव हुआ होगा, ठीक है, जो चुनाव 2019 में हुआ होगा, इस समय हो सकता है कि कोई 17 साल का रहा होगा, ठीक है। 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ होगा इसका, तो हो सकता है कि कोई 2017 में 19 में कोई 17 साल का रहा होगा, लेकिन ये 2019 से 2024 में तो 22 साल का हो गया, ठीक है। यानी उसका निर्वाचन में नाम कैसे आएगा, इसको कौन तैयार करेगा? ये निर्वाचन नामावली तैयार करना। तो जब कभी भी आपके गांव में वोटिंग पड़ती है तो आप देखेंगे कि कम से कम 10 पन्ना का फाइल रहती है, उसमें सबका नाम रहता है। देखिए आप लोग, सबका नाम रहेगा, फलाने क्या बोला, रेशमा देवी, फलाने यादव, फलाने सिंह, फलाने यादव, सब नाम रहता है ना लिखा हुआ। मतलब हो सकता है यार डिम्पल सिंह अखिलेश यादव नहीं हो जाएगा, हो गया ना। हम गलत नहीं, हम सही हैं, ठीक है। देखो तो ये देखो 2019 में जिनकी उम्र 17 साल रही होगी, आप लोग देखिए 2019 में जिनकी उम्र 17 साल रही होगी, ये लड़का यहाँ तो हो गया 22 साल का, यानी कहीं ना कहीं इसका निर्वाचन में नाम आना चाहिए कि नहीं, ठीक है। और हमको पढ़ाएं कि हमारे प्रत्येक व्यक्ति के पास, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के पास एक वोटिंग करने का राजनीतिक अधिकार है। और कभी भी क्वेश्चन पूछे आपसे, वोट करने का अधिकार मूल अधिकार है कि राजनीतिक अधिकार, तो बताएंगे राजनीतिक। जैसे पूछता है आपसे, वोटिंग करने का अधिकार आपका क्या है? राजनीतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, इनमें से कोई नहीं। उसमें कुछ दूसरा कर दिएगा, मतलब राजनीति, ठीक है। वोटिंग करने का अधिकार सर अगर मौलिक अधिकार है, नहीं है, मौलिक जो सरकार है चाहे तो किसी को वोट ना देने दे। एक में बता रहे हैं,
राजनीतिक अधिकार देखिए, वोटिंग करने का अधिकार है, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वोटिंग करने का अधिकार है, राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब इस चारों में से आप बताएंगे कि कौन सा है, और आप अभी बोल रहे हैं कि मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार सबसे बड़ी बात है कि ये जो आपका अधिकार, राजनीतिक अधिकार मिल रहा है वोटिंग करने का, ये मिलता है 18 वर्ष के बाद। हाँ, 18 वर्ष के बाद मिलता है। लेकिन मूल अधिकार, जैसे आपको सांस लेने का अधिकार, आप 5 साल के हो जाएंगे, सांस लेने का आपका, ठीक है, मूल अधिकार आपको जन्म से मिलता है। और छोड़िए जन्म, जिस दिन उस महिला और पुरुष ने उस बच्चे का नींव उस महिला ने अपने गर्भ में रख दिया, उस दिन से उस बच्चे का मूल अधिकार हो गया कि इस धरती पे जन्म लेगा वो। आप लोग देखते होंगे कि मना किया जाता है बार बार कि उस बच्चे का चेकअप न कराएं। भ्रूण परीक्षण आप नहीं कर सकते हैं। आप जाएंगे मेडिकलों पे लिखा रहता है भ्रूण परीक्षण निषेध है, आप करते वही सब है जो लिखते हैं ना कि भ्रूण परीक्षण निषेध है, अब वही सब करेंगे, लिख देंगे बड़े बड़े अक्षर में भ्रूण परीक्षण निषेध है। यहाँ पे भ्रूण परीक्षण नहीं होता है, अंदर वही होगा, अंदर वही होगा। अब होता क्या है, पैसा फेंक तमाशा देख। ठीक है, तो आपको जो ये मिलता है राजनीतिक अधिकार, ये 18 वर्ष के बाद मिलता है। ये जो आपका मौलिक अधिकार है ये जन्म से मिल जाता है। जन्म से आप देखे होंगे जब कभी बच्चा पैदा होता है, अगर लड़का पैदा होगा तो 700 मिलता है, लड़कियां पैदा होती है तो 2400 की 2300 मिलता है, ऐसा कुछ मिलता पैसा। अगर सरकारी में पैदा होगी तो मिलता पैसा, नहीं देखे, नहीं जानते आप लोग, जानिए आज के बाद। आशा के थ्रू पैसा मिलता है। अगर लड़का पैदा हुआ तो 700 मिलता है, और लड़की पैदा होती है तो 2 गुना कि 3 गुना मिलता है। ठीक है, यानी वो आपका मौलिक अधिकार है। सरकार आपको दवा देती है और छोटा बच्चा बीमार हो गया, दवा देती है उसको, सरकार क्यों देती है? वो आपका मौलिक अधिकार है। सरकार कहती है जच्चा बच्चा केंद्र, जच्चा बच्चा केंद्र जानते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों का होता है जच्चा बच्चा केंद्र, अजीब नंबर रखें, जच्चा बच्चा केंद्र। ठीक है, तो उन सब लोग की जांच होती है, क्यों? छोटे बच्चे सब हैं, अरे वही सब भविष्य है हमारे। हम लोग तो खैर 40 साल के हो गए, वो सब तो भविष्य है। ठीक है, इसीलिए आप समझिए, देखिए आप बोले ना कि मूल अधिकार क्यों नहीं, क्योंकि वोटिंग करने का अधिकार होना चाहिए, इसीलिए क्योंकि 18 साल के बाद मिल रहा है आपको, इसलिए आपका एक राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, और ये कानूनी अधिकार है, तो कानूनी तौर पे है, तो कानूनी अधिकार आपको बाद मिलेगा जब किसी में लड़ाई में जाएगी, किसी में फंसेंगे तब। मौलिक अधिकार आपको जन्म से मिलेगा। सही बात है। अभी हम कल देखिए, कल हम रियल स्टोरी देख रहे थे, एक महिला बोल रही थी, एक मतलब उसके बारे में महिला बोल रही थी कि लोग अक्सर कहते हैं कि महिलाओं को सताया जाता है, महिलाओं के साथ सेक्सुअली बहुत ज़्यादा किया जाता है, ऐसा कुछ तरीके से वो बोल रही थी। उन लोगों के लिए बहुत सिक्योरिटी दिया गया है, लेकिन वो महिला कल बोल रही थी कि पुरुष कितने घर में मोलेस्ट होते हैं किसी को पता नहीं है। पैसा अगर उसके पास नहीं तो उनकी महिला कितनी गाली दे रही है उसके लिए कोई नियम नहीं है। उनको सही से खाना नहीं दिया जाता है, कितनी घर में गालियाँ दी जाती हैं, उसके लिए भारत में कोई नियम नहीं है। जबकि 1 अरब 40 करोड़ में 1 अरब 40 करोड़ में पुरुषों के लिए, भारत के पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं बना है, लेकिन महिलाओं के लिए कोई छेड़खानी किया इसका अलग, उनके साथ कुछ गलत किया उनका अलग, कुछ मारा पीटा घर में अलग, दहेज का अलग, मतलब सब कुछ किस पे लग रहा है? पुरुषों पे ही सब कुछ लग रहा है, महिला पे कुछ नहीं लग रहा है। वो महिला इस बारे में बोल रही थी, हम सही बोल रही हैं आप। एक नया नियम बना है तो वो भी बता रहे थे कि आप कुछ दिन बाद नियम बनाना होगा। दिल्ली में भैया प्रोफेसर सब लड़कियां ना इतना बदतमीजी कर रही हैं, मतलब आज बड़ी माता लोग ऐसा नंबर दे दीजिए बताइए, नंबर मोबाइल रखो, बचते फिर रहे हैं परेशान करते हैं। लड़कियां सोचिए आपस में ऐसे गाड़ी पकड़ करेंगे, लड़के क्या करेंगे? यहाँ के यूनिवर्सिटी का है तो वायरल हुआ है दिल्ली, उसी में कॉलेज ही में पूरा गाली में लड़कियां भीड़ गई थी अपने, होता है। ठीक है, तो आप देखिए ये हो गया जो आपके वोटिंग करने का अधिकार है। वो पूछेगा तो क्या बताएंगे आप लोग? राजनीतिक अधिकार। ठीक है, जब राजनीतिक अधिकार है तो हो गया ना वोटिंग करने का अधिकार। आप यहाँ पे आइए, यानी निर्वाचन जो आयोग है वो कहता है कि हम आपकी निर्वाचन नामावली तैयार करेंगे, और हम कहेंगे, इसीलिए पूछ देगा कि देश का फॉर्म, करंट अफेयर्स पूछ देगा,
देश का फॉर्म किसने लॉन्च किया है? निर्वाचन आयोग। देश का फॉर्म किसने लॉन्च किया है? निर्वाचन आयोग। फॉर्म 6 और फॉर्म 8 इसने लॉन्च किया है। इसके तहत आप जो है अपना फॉर्म फिलअप करके इस समय देख रहे होंगे तो आशा वाली दौड़ रही थी सब कि नाम डाला लीजिए, ले अब हो वोट में नाम डाला ला, वोटिंग में नाम डाला ला, आती थी सब। आए देखिए 60 वीडियो बोलता है, बाबा बोलते हैं अब हो गाँव के लोग सब लगा के वोट में नाम डलवा ला। अपन सुने होंगे आप लोग, आंगनबाड़ी नहीं 60 में बाबा बोलते हैं। आंगनबाड़ी वाली करते हैं। ठीक है, तो वही है। तो देश का फॉर्म इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निकाली है, देश का फॉर्म। इसके फॉर्म 6 और फॉर्म 8 के तहत आपको जो है अपना फॉर्म भर के, आप 18 साल के हो गए हैं तो वोटिंग देने का अधिकार आपको है। ठीक है, वोट दीजिए और सरकार से पूछिए कि घोटाला कहाँ कर रहे हैं, बताइए तो। ये सब अधिकार ले लीजिए। ठीक, तो ये निर्वाचन आयोग का पावर है, निर्वाचन आयोग का काम है कि वो आपका तैयार करेगा ही करेगा। अब इसके लिए वो अधिकारी नियुक्त करेगा। जैसे गांव पे एक होता है BLO, नाम सुने होंगे शायद आप लोग, BLO सुने हैं? इसको बोलते हैं बूथ लेवल। टीचर जो होते हैं सरकारी नहीं होता है। नहीं नहीं, विभाग एक विभाग अलग है, इलेक्शन कमीशन बनाती है इसको। ठीक है, BLO बूथ लेवल ऑफिसर। ठीक है, ये हर समय जो BLO हैं हर समय अपडेटेड रहती हैं, गांव में आएंगे हर समय। आशा उसे करोली तो अलग है, वो लोग जो हैं BLO, ये बूथ लेवल ऑफिसर, ये लोग जाके गांव में मांगती हैं कि नहीं किसका 18 साल हो गया दे दीजिए। हर समय अपडेट रहती हैं वो लोग, हर समय मांगती रहती हैं। ठीक है, जिनका मिल जाता है 18 साल करके दे देती हैं। तो ये यहाँ से तैयार करके देंगी, यहाँ से बन के जाएगा ऊपर, फिर वहाँ से निर्वाचन कार्ड बन के आ जाएगा आपका। ठीक है, तो पहला काम हुआ निर्वाचन आयोग का कि निर्वाचन नामावली तैयार करना। ठीक है, समझ आया चीज? अब इसमें दूसरा क्या बताना है? निर्वाचन नामावली तैयार करना है। कौन कराएगा? देश का फॉर्म के तहत ये लोग बोल रहे हैं इस बार। ठीक है, निर्वाचन आयोग का एक काम है। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस में बहुत बार पूछा है पीछे साल में जब पहली बार आएगा तो कुछ समझ ही नहीं आता। दूसरा। ठीक है, निर्वाचन की सब वही मारेगा, जो थोड़ा थोड़ा पढ़े रहेगा सब वही मारेगा। ठीक है, निर्वाचन की तिथि निर्धारित करना। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें निर्वाचन नामावली तैयार कौन करेगा? किसी भी लोकसभा का हुआ तब, राज्यसभा का चुनाव हो रहा है तब, विधानसभा का चुनाव हो रहा है तब, विधान परिषद का चुनाव हो रहा है तब। ठीक है, और जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो देखती है आपके राज्य का स्थानीय स्वशासन के लिए। राज्यों के अलग निर्वाचन आयोग है? राज्य के लिए अलग होता है ना, जो राज्य का चुनाव कराते हैं, जैसे प्रधानी, BDC, जिला पंचायत प्रमुखी, चेयरमैन, इन सबों का राज्य निर्वाचन आयोग कहते हैं। पढ़ाए तो हैं ये चीज़, भूल गए क्या? हाँ, बताएं। एक सब उसमें आप पढ़े थे, उसका अलग दिया होता है। अलग कैसे देगा? कुछ अलग प्रावधान मतलब था कि पूछ लीजिएगा, देखेंगे क्या प्रावधान अलग। अगर आपके दिमाग में शायद नहीं आ रहा होगा, हमको जो बताना था हम सब बताए हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग होता है किसके लिए? जितने भी स्थानीय स्वशासन के लिए होगा, चाहे यहाँ नगर पालिका है। तो उसमें कुछ ऐसा दिया हुआ था कि केंद्र और राज्य के लिए एक ही रहता है, अगर राज्य के अलग रहे तो राज्य उस पर। अच्छा, अब एक है कहाँ? एक है कहाँ? जैसे ये जो निर्वाचन नामावली निर्वाचन आयोग तैयार कर रहा है भारत का, लोकसभा के लिए भी तैयार करती है और विधानसभा के लिए भी तैयार करती है। तो इसीलिए तो है, वही कराती है ना विधानसभा, अरे निर्वाचन आयोग ही कराती है चुनाव। कुछ काम करेगी। ठीक है, राज्यों में सिर्फ स्थानीय स्वशासन मतलब जिला पंचायत प्रमुख, BDC, प्रधान, नगर पालिका का अध्यक्ष, चेयरमैन, ठीक है, इन सबों की नियुक्ति, इन सबों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराती है। लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबों का चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। और कुछ ऐसा भी था कि एक मुख्य निर्वाचन आयोग को अलग बांटा था, निर्वाचन आयोग को अलग बांटा था, और मुख्य निर्वाचन आयोग को कुछ अलग मतलब वायदा दिया हुआ था, निर्वाचन आयोग को कुछ अलग वायदा दिया हुआ। नहीं, ऐसा क्या होगा? सबको सेम है। दोबारा पढ़ लीजिएगा उसको। मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, जिला निर्वाचन अधिकारी है। अरे वो अलग है, वो तो अभी बताएंगे आगे। ये अभी तो आगे बताना है इसको। वो जब आपके यहाँ चुनाव होता है, आप पढ़े, आप देखिए, आप वो जो पढ़े हैं, आप जो आप भी पढ़े हैं, वो जब चुनाव होता है ना, तब अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।
जैसे एक केंद्र का जब विधानसभा का चुनाव होगा, अच्छा लोकसभा का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव होगा तो राज्य में निर्वाचन जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, एक राज्य में मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करेगा अपना, फिर उस राज्य में सभी जिले के डीएम को सभी आगे आएंगे बताएंगे क्या मतलब है भी बताने का, ठीक है, लेकिन बताएंगे वो सब जो आप पढ़े वो आगे है, इससे उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो निर्वाचन की तिथि का निर्धारण करना राष्ट्रपति के कहने पे निर्वाचन आयोग जो है निर्वाचन के तिथियों का निर्धारण करता है, ठीक है। अब जिसका जैसे विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, इन सबों का जब चुनाव कराना होगा तो इन सबों की तिथियों का निर्धारण कौन करेगा? निर्वाचन आयोग। जैसे अभी वर्तमान में ही जम्मू कश्मीर का फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 30 सितंबर 2024 तक निर्वाचन आयोग किसी भी हाल में वहाँ पे चुनाव करा के सरकार बना ले। कहा आप लोग सुने होंगे, किसको सौंपा है? निर्वाचन आयोग को सौंपा है ना। यानी जितने भी निर्वाचन आयोग की तारीखों को निर्धारित करना होगा, जो चुनाव कराने होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन सबों का जब चुनाव कराना होगा तो इनकी तिथियों का जो निर्धारण होगा निर्वाचन का कि किस तिथि को वोट पड़ेगा। जैसे मणिपुर में अभी तक, यहाँ पे तेलंगाना में चुनाव हुआ है, राजस्थान में हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, इन सबों में जो चुनाव हुआ है तो आप लोगों ने सुना होगा कि निर्वाचन आयोग ने इस तिथि को, इस दिन जो है निर्वाचन या मतदान की तिथि को निर्धारित किया है। आप कभी सुने कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस तिथि का निर्धारण करते हैं? कब ना सुने होंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये जो अधिकार है निर्वाचन की तिथि निर्धारित करने का, ये निर्वाचन कौन करता है? निर्वाचन आयोग। कहता कौन है? राष्ट्रपति। जब लेट होता है तो मैं कहते हैं ना, समय से करा दिया तो ठीक है। जैसे कुछ भी कम हो, आप राजा के अंतर्गत काम कर रहे हैं ना, तो जब तक राजा नहीं कहेगा तब तक नहीं कर सकते आप ना। तो समय हो जाएगा तब तो करेगा ना। तो वो तो समय हो जाता है तो खुदा कह देते हैं राष्ट्रपति, लेकिन ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी कि नहीं आपको? वो प्रक्रिया आपको पूरी करनी होगी कि नहीं? जैसे ये बताइए, कुछ काम करना है घर में आपको, ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि आप कर सकते हैं। जैसे आपको शादी करना है, ठीक, शादी करना है और घर वाले सब लोग जान रहे हैं कि हम ये शादी तो करेंगे अपनी ही मर्जी से, आपको जान रहे हैं अपनी मर्जी से करेंगे, लेकिन कभी कभी पूछते हैं आप कि ये लड़की सही रही कि ना, हम ऐसे गलत था, वैसे पूछते कि नहीं? परमिशन लेते हैं ना, एकदम सेम हुए है, परमिशन हुआ है, अपने मन से नहीं करेंगे। और अपने मन से जिस दिन करेंगे घर वाले लतिया के भगा देंगे, कहेंगे घर से निकलो जाओ, फिर आना 6 साल बाद, जब एक आठ बाबू हो जाएगा तब आना, तब लड़की वाले के पापा पे खुश, लड़का के पापा खुश, चल बाबू आओ घर, चल कौन बात ना रहू, ठीक है। ये सब देखिए जो, अच्छा हम कह दिया कि आप अपने पास पैसा रखिए, आपके पास पैसा है। लोग विराट कोहली को देखते हैं तो कभी नहीं कहते हैं, अनुष्का शर्मा अलग कास्ट की है, विराट कोहली अलग कास्ट का, लेकिन विराट कोहली और अनुष्का शर्मा कभी कोई नहीं कहता है। सुनिए, गौरी सिंह, शाहरुख खान, गौरी सिंह है और शाहरुख खान, कभी कोई कहता ही नहीं है। उसका क्या नाम है, जो कपूर है एक महिला, उसका नाम हमको नहीं याद है, पता नहीं क्या, करीना कपूर, किससे, सैफ अली खान से शादी की है, कोई कहता है आज तक? कोई नहीं कहता है। बस सेम समझ लीजिए कि आपके पास पैसा होना चाहिए। जैसे अखिलेश यादव, डिम्पल सिंह, कौन बोलता है? कोई कुछ बोलता है? नहीं बोलता है। लेकिन ये जो गौवा में कुछ लथोरवा हैं, आप शादी करके आ जाएंगे ना, बड़ी छोट जाति में शादी कर लिए हो, लड़किया कोई नहीं है, ठीक है, और महिला, अरे बहनी तो छोट जाति में शादी कर लिए, लड़किया भगा के लेके चली आल, ऐसे कर लिए, वैसे कर लिए, हाई काम है, ठीक ना कर लिए, बतावा बहरे पड़त रहल, हाई काम करत रह, ऐसे वहाँ का लिए के लिए, अरे वो लड़की ना है, वो लड़की ना है, और तू जो लड़की खोज के लिए पता ना का सही है कि ना सही है, हाँ, वो अपने से खोज के तो क्या दिक्कत है? अरे बेइज्जती ना हुई हो, अरे का बेइज्जती हुई, और वह आएगी लतियाएगी तो बेइज्जती नहीं होती है। वही जब आती है घर पे, जब कोई इज्जत नहीं करती है तो बहुत इज्जत बनती है। और वो बेचारा अच्छे से लाया है, आपका इज्जत मान सम्मान करेगी। भाई लड़कियों को कुछ समझना चाहिए कि जो आपको अपने बल पे, अपने
जज्बात पे आपको लाया है तो कम से कम आप उसके माँ बाप का सम्मान करिए। नहीं समझती हैं सर, कुछ दिन बाद वो नहीं समझती हैं। कल एक लड़का लाइव आके बोल रहा था, कहते कहते रो दिया। वो बोल रहा था कि उसका बाल बड़ा बड़ा था, दाढ़ी बड़ी थी, मोटा था। मुद्दा रखा और वो बोला ना, वो बोला कि लड़का बोला कि अगर देखिए हमारी दाढ़ी बड़ी है, बाल बड़ा है, हम वही तैयारी करना है, अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो गांव के लोग कहते हैं कि देखा देखा इतना पढ़ाई का बड़ा टाइम ना कि बाल कटवावे। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बोलेंगे घूमा थोड़ी बड़ा बढ़ा के मोटा दिखाने के बात कही। मतलब ये लोग कहते हैं ना कि लोग सिर्फ हमारे चमकते तारों को देख रहे हैं कि हमारे कंधे पे कितने सितारे लगे हैं, ठीक है। और लोग ये नहीं देखे कि हमने चमकते तारों में कितने रातों पढ़ा है, ठीक है। लोग हमारे कंधे पे सितारों को देखते हैं, लोग ये नहीं देखते कि हमने कितने अंधेरे में जो सितारे थे उसके मतलब उजाले में हमने बैठ के पढ़ा है, ये कोई नहीं देखता है, ठीक है। नहीं विकास दुखी सर बोल देते हैं कि लोग मेरे फूल भरे बिस्तर या क्या काट नहीं देखे, काटू भरा बिस्तर नहीं देखे, कुछ बोलते हैं वैसा शायरी वो, ठीक है। वो नहीं देख रहा है, मेरे कंधे पे सितारे हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। आइए, ज़्यादा भावुक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो निर्वाचन की तिथि निर्धारित करना किसका काम है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग का। किसका किसका? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबों का जो निर्वाचन की तारीख होगी कौन निर्धारित करेगा? निर्वाचन आयोग, ठीक है। फिर आता है तीसरा परिसीमन, ठीक है। परिसीमन का ये मतलब होता है कि हर 10 वर्ष पे हमारे यहाँ जनगणना होती है, ठीक है। हर 10 वर्ष पे हमारे यहाँ जनगणना होती है। खैर अभी 2021 में होनी थी, नहीं हुई है, और भारत सरकार अभी भी नहीं करवा पाई, ठीक है। अगर राज्यों को ही शब्द दिए होते कि अलग अलग राज्य अपना अपना करा लो, जैसे बिहार करा ली जाति की जनगणना, बोल दिए होते कि राज्यों को अपना राज्य करा ले, राज्य ही करा के शब्द दिए होते, क्यों सरकार के पास पैसा नहीं है। हाँ, परिसीमन है, ठीक है। तो ये जो परिसीमन है, ठीक है, 10 वर्ष की जनगणना पे, जैसे ये क्या होता है कि 10 वर्ष में जनसंख्या बढ़ेगी जनसंख्या ना, कहीं की। जैसे मान के चलिए कि ये बनारस जिला है, आज बनारस जिले की जनसंख्या जो है मान के चलिए कि 15 लाख है, ठीक है। और हमारे यहाँ एक सांसद का जो निर्धारण करना है, लगभग पहली बार जब बनाया गया तो 10 लाख जनसंख्या पर होना चाहिए, ठीक है। अगर एक सांसद है तो लगभग 10 लाख माना जाता है, ये लोग होते हैं 6 से 8 लाख पे हो जाता है, ठीक है। एक बताया गया है मिनिमम, ठीक है। अब मान के चलिए कि 15 लाख जनसंख्या है, ठीक है। और जो यहाँ के सांसद हैं वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी, वो इतने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 6 से 8 लोगों का, लेकिन उसमें छोटे बड़ों लोगों को मिला के 15 लाख लोग हैं, ठीक है। लेकिन ये 10 साल बाद ये जनसंख्या हो जाएगी, मान के चलिए 10 साल बाद, ये 10 साल में तो 20 लाख 22 लाख हो ही जाएंगे। नहीं घटे, मान के चलिए कि 5 लाख बढ़े, 5 लाख बढ़ेंगे, 15 लाख मान के चलिए 20 लाख हो गए, सही कर रहे हैं ना। घटाएंगे क्यों नहीं, जिनकी मृत्यु हो जाएगी, बहुत से लोग बीच में मर जाएंगे, कोई एक्सीडेंट से मर गया, कोई आकस्मिक मृत्यु मर गया, कोई बीमारी से मर गया, ठीक है। तो इसमें तो घटेंगे भी। तो मान के चलिए कि जो 20 लाख जनसंख्या हो गई, और हमने जनसंख्या का निर्धारण किया है नियर अबाउट 6 से 8 पे होता है, लेकिन हमने एक मिनिमम वैल्यू रखा है कि 10 लाख पे हम एक सांसद देंगे, ठीक है। हम 10 लाख पे एक सांसद देंगे। अभी तो जनसंख्या 20 लाख हो गई, यानी यहाँ पे हमको सांसद बनाना होगा। अब यही काम करते निर्वाचन आयोग की गिनती है, वहाँ पे वो गिनती करना शुरू करेगी। जैसे ही गिनती करना शुरू करेगी और देख लेगी यहाँ 20 लाख जनसंख्या हो गई, इसको 2 भागों में बांट देगी। हर चीज बना देगा। सर तब यूपी में सर 80 सीटें सर वो है सांसद, तब ये जिले 75, ये सब तो कैसे सर 80 हो गए। आजमगढ़ जानते हैं? हाँ? आजमगढ़ में 2 है, अच्छा, मतलब आजमगढ़ है, जौनपुर है, बड़े बड़े जिलों में जो बड़े जिलों में 2 है। तो ये बता तो रहे हैं ये चीज़, जनसंख्या ज्यादा होगी। बनारस से की है, बनारस से की है भी, ठीक है। अरे बनारस से बहुत जिले कट गए आपका। जब पहले बनारस था, आप सोचिए कि भदोही तो सांसदी हो गई, चंदौली सांसदी हो गई, मिर्जापुर हो गया, ये हो गया,
ये तो प्रांत में ये जब इतिहास में ठीक है, काशी। काशी। ठीक, तो ये जो है 15 लाख, अब ये संख्या मान के चलिए 20 लाख हो गया। ठीक है, तो अब इसमें जो बंटवारा कर देगा 10 लाख और 10 लाख, ये मिनिमम वैल्यू है। हो सकता है कि वो 7-7 लाख पे कर दे, 3 सांसदी कर दे, ये भी हो सकता है। वो परिसीमन करने के उसके आधार पे, परिसीमन करने का मतलब है हर 10 वर्ष पे जब भी जनगणना होगी वो जनसंख्या गिनी जाएगी, उसके आधार पे ये जो संख्या दी गई है उस आधार पे वहाँ पे एक नया निर्वाचन क्षेत्र बना दिया जाएगा। वहाँ पे हर चीज़ तो बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, एक सांसद बन जाएगा, उसके अलग से कम्युनिटी, उसका अलग जिला हो सकता है बना दे, उसके क्षेत्र में अलग से सब लोग बैठने लगेंगे। एरिया बांट देगा। ठीक है, या तो एरिया बांट दे, जैसे जौनपुर है, सॉरी जौनपुर करें, लालगंज। सर तो राज्यसभा के सीटें उत्तर प्रदेश में कम ही है सर, एक जिले में एक भी नहीं है क्या राज्यसभा की? आप सोचिए कि लोकसभा की सीटें 80 हैं, तो राज्यसभा पढ़ाई तो इतने, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो राज्यों का निर्वाचन करते हैं और उनका जो चुनाव होता है वो विधानसभा के सदस्य लोग करते हैं। तो विधानसभा के जो सदस्य हैं वो लोग चुन के भेजेंगे ना, जैसे मान के चलिए कि गाजीपुर की विधानसभा है, बनिया विधानसभा और आजमगढ़ वाला, वो लोग विधानसभा मिल के किसी को चुन के भेज दिए, 2-3 लोगों को। इधर के विधानसभा के जो लोग हैं, बनारस, चंदौली, ये आपके मिर्जापुर, भदोही, ये लोग मिल के 4-5 लोग को ये भेज दिए, सॉरी ऐसे करके लोग मिल के चुन के भेजते हैं, तो कम हो जाएगी जनसंख्या ना। ये चुने लोग चुन रहे हैं, मतलब कम लोग जाते हैं इसलिए, मतलब 4-5 जिले मिलेगा, एक हाँ। को भेजेंगे। हाँ, नहीं कम से कम 5-6 भेज देंगे। तब लोग सर जिला की हिसाब से तो 70-80 होना चाहिए। अरे तो इसमें हमारे राज्यसभा में जनसंख्या कितनी है? 70 नहीं, 33 है, 34 है। तब ठीक है, 33 है, 34 है, लोकसभा में 80 है, राज्यसभा में 31 है, 31 है, 33 है। यूपी का सिर्फ 31 है ना? हाँ हाँ, यूपी का 31 है, ठीक। 33 नहीं, 31। ठीक है, तो जो 31 ये संख्या निर्धारित की गई है, ठीक है, अब ये संख्या कहीं ना कहीं ये जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके ऊपर निर्धारित है। अब एक जिले में कम से कम 5 से 6 विधानसभा के सदस्य होते हैं, एक जिले में कम से कम 5 से 6 विधानसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, अब ये लोग और एक जिले के और लोग मिल के भेजेंगे, ठीक है, तब वो चुनाव होता है। विधानसभा में 403 है और विधान परिषद में 100 है। हाँ, 1/3 होता है उसका, टोटल सीट का विधानसभा का 1/3 होता है, अब जितना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे परिसीमन जो है ये निर्वाचन आयोग करेगा और जनसंख्या गिनेगा। ठीक है, जनसंख्या गिनेगा, जनसंख्या गिनने के बाद वो निर्धारण करेगा कि हम किसको कितना सीट दें, किसको कितना सीट दें, कौन सा कहाँ पे क्या दें, कहाँ पे क्या दें, चाहे विधानसभा की सीट बढ़ाना हो और चाहे लोकसभा की सीट बढ़ाना हो। ठीक है, यही परिसीमन होता है। जनगणना के हिसाब से। ठीक है, वो जनगणना के आधार पे होगा। अब जैसे जम्मू कश्मीर में सीटों को बढ़ाना है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में सीटों को बढ़ाना है, अब सीटों को बढ़ाने में कि वहाँ की जनसंख्या गिनी जाएगी, जब तक परिसीमन नहीं होगा वहाँ पर चुनाव नहीं हो पाएगा, परिसीमन बिना कराए नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये परिसीमन समझाया। ठीक है, निर्वाचन नामावली तैयार करना, निर्वाचन की तारीख निर्धारित करना, परिसीमन। ठीक है, आप जो है आज थोड़ा ज़्यादा लेट होएगा, कल के लिए कुछ छोड़ दें, अभी कल परसों 2-3 दिन और चलेगा ये। ठीक है, धीरे धीरे चल रहा, थोड़ा समझाते चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बंद करें? हाँ।